हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। चैप्टर नंबर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चल रहा है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण डेरिवेशन अपन कर चुके हैं, उनके रिजल्ट अपने सामने आ चुके हैं और उनके फॉर्मूले हैं वो सब हमने अच्छे तरीके से लिखे हैं और उनको याद भी कर लिया है। अब जितने भी फॉर्मूले अपन ने पढ़े हैं, मैंने एक बार उन सब फॉर्मूलों को एक साथ एक जगह पे लिखा है ताकि अपना रिवीजन हो सके और इनके ऊपर डिपेंडेंट कुछ एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में, अपनी बुक्स के अंदर, अपनी जो पाठ्य पुस्तक की बुक है उसमें दे रखे हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7 चैप्टर के तीसरे एग्जाम्पल से लेकर के 8वें एग्जाम्पल तक जितने भी सवाल हैं उन सब के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार फटाफट इन सारे टॉपिक्स को, जितने भी रिजल्ट आए हैं उनको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। पहला है कि अनंत लंबाई का यदि तार है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। डी है उस तार से लंबवत दूरी। उसके बाद में यदि अनंत लंबाई का तार है और उसके एक किनारे से चुंबकीय क्षेत्र लेना है, डेरिवेशन अपन अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। रिजल्ट आया B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πd। देखिए, दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है वो आप लोगों के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन कुछ और पूछा गया और फॉर्मूला आप दूसरा अप्लाई कर दें, इसलिए मैंने यहाँ पे साइड में इन सारे फॉर्मूलाज को लिखा है। तीसरा है कि तार है वो परिमित लंबाई का है, फिक्स लंबाई का है और उसका जो मध्य बिंदु है वहां से आपको चुंबकीय क्षेत्र लेना है। तो उसके लिए फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2πd, ये अनंत वाला ही आएगा, लेकिन इसके साथ में साइन फाई एंगल आएगा। फाई एंगल क्या है? जिस बिंदु के ऊपर आप चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं उस बिंदु को जब तार के दोनों किनारों के साथ आप मिलाएंगे तो मध्य वाली जो रेखा है उसके ऊपर और नीचे जितने जितने डिग्री के एंगल बनेंगे, हालांकि मध्य बिंदु से लेंगे तो दोनों एंगल इक्वल ही आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन अपन ने किया था जिसमें वर्ग के केंद्र के ऊपर लेना था और वर्ग के केंद्र के ऊपर जो किनारे होते हैं वो 45 डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे अपन साइन फाई की वैल्यू रखेंगे। क्लियर है? उसके बाद में दो टॉपिक और आए हैं। एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। देखिए, n है वो नंबर ऑफ राउंड है, फेरों की संख्या है। यदि फेरों की चर्चा कर रहा है तो आप n लिखेंगे, नहीं तो एक सिंगल वायर का भी बना हो सकता है, दैट टाइम आप n की जगह 1 रख देंगे। ये दोनों जो रिजल्ट हैं वो आप लोगों को तुलना करके याद करना चाहिए कि यदि वृत्ताकार है तो उसमें सिंपल 2r आएगा और यदि तार है तो उसमें 2πr आएगा। मेरा याद करने का तरीका ये है कि वृत्ताकार है तो उसकी परिधि की जो वैल्यू है वो तार वाले फॉर्मूले के नीचे लगानी है, और यदि वृत्ताकार है तो उसमें से पाई है वो मुझे रिमूव करके याद रखना है फॉर्मूला। उसके बाद में किसी वृत्ताकार कुंडली के एक्स के ऊपर चल करके कुछ दूरी के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, वो जो दूरी है वो आपने यहाँ पे एक्स ले रखी है और उस कुंडली की जो त्रिज्या है वो डेरिवेशन में आपने ए से लिखा था, यहाँ पे मैंने आर से लिखा है। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को पहले अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये फॉर्मूले रटें, पहले आप इससे पहले जितने भी डेरिवेशन अपन ने पढ़े हैं उन सभी वीडियोस की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हर एक डेरिवेशन को आप अच्छे से क्लियर करें, आफ्टर दैट आप यहाँ पे चलें। चलिए, इसमें सबसे पहले अपन एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। जिन सवालों को समझने की ज़रूरत है केवल मैं उन्हीं को विस्तार पूर्वक यहाँ पे बताऊंगा, अदरवाइज अपन जो फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट हैं डायरेक्ट उनको अपन लिखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 100 कसकर लपेटे गए फेरों की किसी कुंडली पर विचार कीजिए। तो त्रिज्या r की जगह आप 10 सेंटीमीटर लिखेंगे और उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। n का मतलब है नंबर ऑफ राउंड जो है वो आपको 100 दे रखा है। इसमें बहने वाली जो करंट है वो आपको 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आपको निकालना है, तो डायरेक्ट आप B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। म्यू नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 4π इंटू 10⁻⁻7 होती है, फिक्स है। ये बायो सावर्ट नियम के अंदर अपन ने पढ़ा था।
एन की वैल्यू आपको दे रखी है, आई दे रखा है और आर की वैल्यू दे रखी है। बहुत इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप इस क्वेश्चन को अपने रफ नोटबुक में सॉल्व करें और इसके आंसर हैं वो आप अपने पाठ्य पुस्तक में मैच कर लें। पेज नंबर 147 के ऊपर चल रहे हैं। 147 नंबर पेज से ये क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न के ऊपर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, वो भी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, कि हीलियम का एक नाभिक जो 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त पर 2 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाता है। नाभिक है, उसकी त्रिज्या आप लोगों को दे रखी है और टाइम आपको दे रखा है। वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यानी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी ये इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार कुंडली की भांति कार्य करेगा और इसके केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो अगेन आपके पास B = μ0 का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे n जो दे रखा है वो एक चक्र की बात कर रहे हैं अपन, एक चक्र की। तो n की वैल्यू आप 1 रिप्लेस कर देंगे। r की जो वैल्यू है वो आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है, कितनी है? 0.8 मीटर दे रखा है। तो ये 0.8 भी आप लोग यहाँ पे लिख पाएंगे। अब अपने सामने प्रॉब्लम सिर्फ एक आ रही है, क्या कि सर करंट की वैल्यू क्या आएगी। तो इसमें अपन करंट की वैल्यू को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर ब्लैंक पेपर में मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर्मूला क्या लगेगा सर? B = μ0 का फॉर्मूला लगेगा। चलिए, म्यू की वैल्यू आप 4π10⁻⁷ लिख देना। n की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, बट्टा में 2 लिख दिया और r की वैल्यू है वो 0.8 दे रखा है। अब आपके सामने प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि सर I की वैल्यू को क्या रखें। तो I क्या होता है? I होता है विद्युत धारा और विद्युत धारा होती है आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर। यहाँ पे आप कौन से नाभिक की बात कर रहे हो? सर क्वेश्चन में दे रखा है हीलियम का नाभिक और हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो इसके नाभिक के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन चक्र लगाएंगे? सर 2 इलेक्ट्रॉन चक्र लगाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन चक्र लगाएंगे तो इनका चार्ज कितना हो जाएगा? सर I = हो जाएगा 2E लिख दीजिए, अपॉन में टाइम लिख दीजिए। और अब आप बहुत अच्छे से वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि ये जो अपने पास I की वैल्यू है, इस I की वैल्यू को अपन डायरेक्ट यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। 4π10⁻⁷ हो गया और ये मैंने लिखा 2। उसके बाद में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूँ, तो 1.6 10⁻⁻19 आ जाएगा। बट्टा में आपके पास क्या आ गया? 2 और 0.8 तो चल रहा है और बट्टा में आपको सिर्फ टाइम और लेना है। ये टाइम भी तो I के बट्टा में आ रहा है और टाइम की जो वैल्यू है वो आपको 2 सेकंड दे रखी है। तो ये आप यहाँ पे 2 रिप्लेस कर दीजिए। अब आप इजीली इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, वो 4 तो इससे कैंसिल आउट हो गया। ये 2 है वो इससे कटेगा तो यहाँ पे 0.4 रह जाएगा। अब बाकी के इस पोर्शन को आप सॉल्व कर लीजिए। B है उसकी वैल्यू आपके पास किस में आ जाएगी? टेस्ला के फॉर्म में आ जाएगी। मात्रक लगाना कभी नहीं भूलें। तो इस मैथमेटिकल स्क्रीन को आप पहले पॉज कीजिए और इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके अपना आंसर लिखिए और वापस अपनी बुक में जा करके उसके साथ मैच कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत आसान तरीके से यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। न्यूमेरिकल करते समय पहले आपको जो जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो आपको उनके संकेतांक के साथ में लिख लेनी चाहिए। आफ्टर दैट जो फॉर्मूला आवश्यक है वो आवश्यक फॉर्मूला लिखिए, उस फॉर्मूले में वैल्यूज़ रिप्लेस कीजिए और यदि अनदर कोई आपको हेल्पिंग टर्म चाहिए, अन्य कोई भौतिक राशि चाहिए, तो उसको भी उसके फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस तरीके से अपना एग्जाम्पल नंबर 4 है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अब अपन इसका जो अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5 है उसकी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। चित्र में प्रदर्शित तार में प्रवाहित धारा I के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो ये जो पूरा डायग्राम है इसके अंदर ये जो वायर है इसको आप 3 भागों में तोड़ सकते हैं। पहला, P से लेकर के Q की तरफ करंट आ रहा है, एक सीधा वायर ले सकते हैं। इसमें ये जो P वाला हिस्सा है ये अनंत तक जा रहा है, नीचे की तरफ जो वैल्यू है वो आपके अनंत तक जा रही है।
तो एक अनंत लंबाई का तार है और उसके एक किनारे से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र लेना है। तो डायरेक्टली आपके पास फॉर्मूला जो है वो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πd लग जाएगा। किसकी वजह से? केवल इसके PQ भाग के कारण। ठीक है, अब इसका जो अर्धवृत्त दे रखा है QMR का जो हिस्सा है, आधा वृत्त दे रखा है, उसमें भी आप अपने दाहिने हाथ की वजह से चुंबकीय, चलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की चर्चा अपन बाद में करेंगे, पहले अपन इनकी संख्यात्मक वैल्यू की बात कर लेते हैं। दूसरा, इसका जो QMR हिस्सा है, अर्धवृत्त की परिधि बन रही है, तो पूरी परिधि की वजह से यानी पूरी वृत्ताकार कुंडली की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र आता है उसका फॉर्मूला आपके पास है क्या? म्यू नॉट NI अपॉन 2R का है। और यहाँ पे आधी कुंडली बन रही है, आधी परिधि बन रही है, तो इसके अंदर आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, कहने का मतलब इसकी वैल्यू को हाफ कर दीजिए। इसका एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। थीटा का मतलब क्या है कि उस कुंडली के दोनों किनारों से केंद्र को मिलाएंगे तो केंद्र पे बनने वाला एंगल। तो यहाँ पे इसके जब Q को और R को आप O से मिलाओगे तो पॉइंट O के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? सर 180 का बनेगा। 180 में आप 360 से डिवाइड करो तो अगेन आपके पास 1/2 आ जाता है। तो तरीका वही है। तो ये जो QMR अर्धवृत्त है, इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र में डायरेक्ट आप ये वैल्यू फॉर्मूला लिखेंगे और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसकी वैल्यू को हाफ कर देंगे, तो इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। तीसरा, R से लेकर के S का जो पोर्शन है, दूसरे किनारे की तरफ का जो वायर है वो भी सीधा तार है, S वाला हिस्सा है वो भी अनंत की तरफ जा रहा है, यानी ये भी आपके पास अनंत लंबाई के तार के एक किनारे से चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। तो इसमें भी वापस आप वही फॉर्मूला लगा देंगे, ये म्यू नॉट आई अपॉन 4πd का। d क्या है? केंद्र से दोनों तारों की दूरी, जो किसके बराबर है? इसकी त्रिज्या के बराबर है। और त्रिज्या कितनी दे रखी है? स्मॉल r दे रखी है। तो तीनों की वजह से टोटल चुंबकीय क्षेत्र कितना आ जाएगा? तो इसके लिए पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो पहला जो पोर्शन आपका आ जाता है B, जो PQ हिस्सा है, इसकी वजह से आपके पास वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4πd की जगह लिखेंगे अपन इसकी त्रिज्या, जो दूरी दे रखी है। इसके बाद में इसका दूसरा फॉर्मूला ले लीजिए, RS का जो हिस्सा है उसकी वैल्यू ले लीजिए, तो उसकी वजह से भी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4πr का। इसके बाद में B जो है वो QMR का हिस्सा ले लीजिए, अर्धवृत्त की परिधि का। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, n को मैंने यहाँ से हटा दिया है क्योंकि यहाँ पे फेरों की संख्या की कोई चर्चा नहीं है, इसका मतलब एक ही फेरा है। अपॉन में मुझे 2 और त्रिज्या लिखनी चाहिए, यानी 2r लिखना चाहिए, और वो भी इसकी आधी परिधि है तो 1/2 हो जाएगा। ये तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। अब बात करते हैं दिशा की। तो दाहिने हाथ का जो नियम आपने पढ़ा है कि यदि सीधा वायर है तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएंगी। तो यहाँ पे मेरे पास ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, पहले मैं PQ की बात कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो ये जो O पॉइंट है वो इसके राइट साइड में है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है वो लंबवत अंदर की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लंबवत अंदर की तरफ को दर्शाने के लिए क्रॉस लगा देता हूँ। दूसरा, आपका जो RS हिस्सा है, RS में करंट है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अब की बार जो पॉइंट O है वो उसके लेफ्ट साइड में है। तो दाहिने हाथ के अकॉर्डिंग जब मैं अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में करूंगा तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां उस वायर के नीचे से होकर के फिर इसके लेफ्ट साइड में O पॉइंट की तरफ है वो बाहर की तरफ निकलेंगी। तो ये जो दूसरा पार्ट है RS वाला, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है वो लंबवत बाहर की तरफ है, जिसको अपन डॉट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोनों की जो वैल्यू है वो परिमाण में समान दिशा में अपोजिट है, तो ये तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ परिणामी चुंबकीय क्षेत्र किसकी वजह से बचेगा? अर्धवृत्ताकार जो परिधि है उसकी वजह से बचेगा। तो इसका रिजल्ट आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 को टो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4r आ जाएगा। बात करें अपन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की, मान लीजिए पूछ ही लेता है, तो अब की बार आपके पास जो करंट है वो QMR की डायरेक्शन में जा रहा है, Q से M फिर R की डायरेक्शन में जा रहा है। तो मुड़ी हुई उंगलियों के बाद में ये जो अंगूठा है वो लंबवत बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ हो जाएगी। केवल वृत्ताकार परिधि की वजह से बचेगा, बाकी दोनों की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए अब अपन बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इवन मैं ये कहूँगा कि जो नीट का एग्ज़ाम होता है, जो जेईई का एग्ज़ाम होता है, उस लेवल का ये क्वेश्चन है। केवल इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, आफ्टर दैट उसको आप सॉल्व करना है, केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, पढ़िए। एक आर त्रिज्या वाली धारावाही कुंडली के अक्ष पर कितने दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, धारावाही कुंडली के एक्स की बात कर रहा है तो डायरेक्ट आपके दिमाग में बात आएगी कि सर मेरे को ये वाला जो फॉर्मूला है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है। सवाल कह रहा है कितनी दूरी पर, यानी कि मुझे इसमें एक्स की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो के डेरिवेशन में करवाया भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इवन मैं पहले भी कह चुका हूं कि इससे पहले के वीडियो अगर आप क्लियर करेंगे तभी आप ये पढ़ेंगे तो ये वाला वीडियो आपको, ये वाले जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ पाएंगे। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। आगे प्रश्न ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र की 27वां हिस्सा हो जाता है। यहां पे मैं चलो इसका सॉल्यूशन लिख लेता हूं। सॉल्यूशन तो क्या कह रहा है प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्नानुसार बी एक्स वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बी सेंटर केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र का 27वां हिस्सा है। ये बात आपको समझनी है। एक्स एक्स के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र का 27वां हिस्सा। अपन जानते हैं कि जैसे जैसे आप एक्स से आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूर की तरफ बढ़ते हैं, केंद्र से दूर जाते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है वो कम होती जाती है। तो एक्स वाला फॉर्मूला लिख दीजिए। तो फॉर्मूला होता है सर म्यू नॉट एन आई त्रिज्या का स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बराबर केंद्र का फॉर्मूला। केंद्र का फॉर्मूला आप जानते हैं म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये भी लिख लेता हूं मैं, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। इसमें से कैंसिल आउट कर दीजिए, म्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, एन कैंसिल आउट हो जाएगा, आई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा आर का स्क्वायर अपॉन 2 भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। चलिए 2 को भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा आर का स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर की पावर 3/2 बराबर में क्या रह गया आपके पास, ऊपर से सब कैंसिल आउट हो गया, बटा में से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे रह गया मेरे पास 1/r। क्या सोल्व करते हैं सर, वज्र गुणा कर दीजिए। तो वज्र गुणा करेंगे तो ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी r³ और ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है? अच्छा सर यहाँ पे बटा में 27 भी तो चल रहा है, बहुत बढ़िया। ये बटा में 27 भी तो है, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो तो आपने केवल BC की वैल्यू लिखी है। बटा का 27 भी आ गया, इसमें भी मेरे पास बटा का 27 आ जाएगा। क्लियर है? ये बटा का 27 है, जब दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये r³ होकर के इसके साथ में यहाँ पे 27 रह जाएगा। ये 27 लिख दिया मैंने। इसके बाद 27 को मैं क्यूब के फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ सर, 3 की पावर 3 जब होती है, 3 का क्यूब है वो 27 ही होता है। तो इसको मैं 3r का होल क्यूब दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकता हूँ। दोनों तरफ से जो क्यूब है वो कैंसिल हो जाएगा, इसके पास में 1/2 बचेगा। दोनों तरफ का क्यूब है वो होल क्यूब है, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 1/2 रह गया। इसको रिमूव करने के लिए पूरी इक्वेशन का वर्ग करेंगे। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 9r का स्क्वायर, यहाँ आपके पास रह जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ से आर स्क्वायर को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा, 9r स्क्वायर में से 1r स्क्वायर जाएगा तो 8r स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8r स्क्वायर। और जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 8 का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 8 का वर्गमूल होता है 2√2, तो ये हो जाएगा 2√2 r की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई में। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी।
यानी कि x बराबर 2√2r दूरी पर यदि मैं जाऊंगा तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो केंद्र की अपेक्षा 1/27 गुना रह जाती है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो अगला आपका एग्जाम्पल है वो 7वां एग्जाम्पल है, पेज नंबर 147 के ऊपर ही चल रहा है। क्वेश्चन आपको अपने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, पढ़िए देखिए क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों की व्यवस्था में प्रत्येक कुंडली में फेरों की संख्या n बराबर 25 दे रखी है और प्रत्येक कुंडली की जो त्रिज्या है r वो आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। इसको यदि मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये 0.1 मीटर हो जाएगा। इसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है वो 0.1 एम्पीयर है। ये भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसी तरीके से आपको क्रम के अनुसार लिखने चाहिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कुंडलियों के मध्य क्षेत्र के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इससे ठीक पिछले वीडियो में अपन ने हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों को अच्छे तरीके से पढ़ा है। फॉर्मूला आता है B = कितना लिखूं मैं, B = आप सीधा तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कितना होता है कि सर 1.432 इंटू में BC होता है। BC का मतलब है सेंटर के ऊपर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप 8/5 फॉर्मूला होता है μ0 Ni/r का, ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप ये फॉर्मूला लिखें, उसके बाद में जब आप ये फॉर्मूला लिखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस पूरे की जो कैलकुलेशन है वो आपकी यहाँ पे आ रही है। हाँ, ध्यान रखना आपको बटा 2 की कैलकुलेशन भी इसके साथ ही है, क्योंकि केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू μ0 Ni/2r होता है। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन आप पढ़ेंगे तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, 1.432 हो गया। और केंद्र के ऊपर फॉर्मूला क्या होता है, केंद्र का फॉर्मूला ये होता है सर μ0 Ni/2r का। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1.432 हो गया, इंटू में μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हो गया। नंबर ऑफ राउंड 25 दे रखे हैं, आई की वैल्यू 0.1 दे रखी है, बटा में 2 रख दीजिए, और r की वैल्यू है वो आपको 0.1 दे रखी है। तो 0.1 से 0.1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करके और इसका जो आंसर है वो कैलकुलेट कर लीजिए। मात्रक है वो टेस्ला लिखना ना भूलें। तो इसकी कैलकुलेशन है वो आप लोगों को आनी चाहिए, वो चीज़ समझाना मेरा उद्देश्य नहीं है। अगर अब भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे फंडामेंटल बेस्ड हैं। इसके बाद में इसी श्रृंखला में इसका एग्जाम्पल नंबर जो 8 है वो भी आपको अपने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। सवाल कह रहा है कि एक अनंत लंबाई के तार को जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है चित्र में दर्शाए अनुसार मोड़ा गया है। जो नीचे डायग्राम आपको नजर आ रहा है इसको अपन विस्तार पूर्वक समझेंगे। इस चित्र के अनुसार उस तार को मोड़ दिया गया है और केंद्र के ऊपर उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है केंद्र बिंदु के ऊपर, इसके सेंटर पॉइंट O के ऊपर, ये जो इसका बीच वाला पॉइंट आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर टोटल चुंबकीय क्षेत्र है वो 0 होना चाहिए। तो 0 चुंबकीय क्षेत्र होने के लिए ये जो एंगल थीटा आपको यहाँ पे दे रखा है, ये जो एंगल थीटा आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक अनंत लंबाई का तार है, उसको चित्र के अनुसार मोड़ दिया गया है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होना चाहिए, इसके लिए ये एंगल थीटा कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि ये जो वायर है इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इधर ये अनंत से तार आ रहा था, चलते चलते इसका पहला किनारा अपन अनंत पर है लेकिन ए पॉइंट कह दिया, बी पॉइंट तक आया, फिर उसको इस प्रकार वृत्त के अनुसार मोड़ा गया डी पॉइंट तक, फिर डी से वापस इसको सीधा आगे की तरफ निकाल दिया। पूरे में करंट आई फ्लो हो रहा है। तो ऐसे जब सवाल पूछे जाते हैं तो उनको अपन अलग अलग टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसका एक तो ए बी हिस्सा कर लेते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर बी सी डी का जो अर्धवृत्त है इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर डी से लेकर के पी का जो हिस्सा है इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं। तीनों का चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालेंगे,
उसके बाद में उनकी दिशा की चर्चा करेंगे। अगर सभी चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं समान हुई तो जोड़ देंगे, और अगर किसी की अपोजिट हुई तो उसको माइनस कर देंगे। और रिजल्ट कह रहा है कि केंद्र पर जीरो होना चाहिए, तो टोटल वैल्यू को जीरो के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि बी जो ए बी हिस्से के कारण आ रहा है प्लस बी जो बी सी डी हिस्से के कारण आ रहा है प्लस बी है जो डी, हालांकि ये पॉइंट ई लिखना चाहिए था, बेहतर रहेगा, लेकिन इसे पी से लिखा गया, मैं ई से लिख लेता हूँ। इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र आना चाहिए और आगे जीरो लिख देता हूँ। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो तीनों में प्लस कर दिया, अभी के लिए तो मैं प्लस ही करूँगा, जब अपोजिट डायरेक्शन की बात आएगी तो अपन इसको नेगेटिव निशान के साथ लिख देंगे। तो पहला ये जो हिस्सा है ये आपका अनंत लंबाई का तार है, और ये इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा की भांति कार्य कर रहा है, और स्पर्श रेखा को केंद्र से मिलाया गया। और आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा और केंद्र के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो 90 डिग्री का एंगल होते ही आपके दिमाग में आ गया कि सर ये अनंत लंबाई का तार था, उसके एक किनारे से लंबवत दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। यानी डायरेक्ट आपके पास वही फॉर्मूला आ गया, अनंत लंबाई का तार है, उसके एक किनारे से चुंबकीय क्षेत्र। डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लिख देंगे। यहाँ पर आप लोगों को इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो आपको आर दे रखी है, यानी इस बी पॉइंट से इस केंद्र बिंदु ओ की जो दूरी है वो अपन कितनी लिख लेंगे, आर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 डी। ठीक है, पहले की वैल्यू, अभी मैं प्लस माइनस नहीं लिखूंगा, वो अपन दिशा के साथ में लिखेंगे। अब बात करते हैं इस डीई की, पहले लिख लेता हूँ। ये भी अनंत लंबाई का तार है, एक किनारे से लंबवत दूरी पर लिया गया है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 डी, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी। अब बात करते हैं बीच वाले हिस्से की। बीच वाले हिस्से में देखो क्या करना होता है कि इस तार का ये पहला किनारा और ये दूसरा किनारा दोनों मिलेंगे तो तार की तरफ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये वाला एंगल है वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ये थीटा निकालिए, तो यदि मैं इस एंगल को थीटा मान लूं तो अंदर वाला एंगल कितना बचेगा बताइए। ये बाहर वाला एंगल थीटा है, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। इसको आपने जब थीटा मान लिया तो केंद्र जो होता है उसके ऊपर तो पूरा 360 यानी 2 पाई का एंगल बनता है। ठीक है, और उस 360 में से 2 पाई में से यदि मैं थीटा घटा दूं तो ये अंदर वाला कितना बचेगा, सर ये हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा का एंगल हो जाएगा। ये क्लियर है कहानी। अब आप इसका चुंबकीय क्षेत्र निकाल लीजिए। तो इसके चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, इसके चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है सर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, क्या होता है 4 पाई, और यहां पर आप वैल्यू लिख दीजिए 4 पाई आर होता है, और यहां पर आप एंगल की वैल्यू लिख दीजिए। तो एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये तीनों चुंबकीय क्षेत्र आपके पास यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्लस माइनस की। तो पहले दाहिने हाथ का नियम लगाइए, ये करंट नीचे की तरफ आ रहा है, दाहिने हाथ का अंगूठा लेके जाइए, ये दाहिने हाथ का मेरा अंगूठा जा रहा है। ये करंट का जो पॉइंट है जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना वो इसके नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ है, सर अंदर की तरफ है, इधर है। तो अब जो उंगलियां हैं उनको मैं नीचे की तरफ करूंगा या इसके इस तरफ करूंगा, क्योंकि ये पॉइंट है वो इसके नीचे की तरफ है, आपकी तरफ है, तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो बाहर की तरफ निकलेंगी। तो इस वायर में जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहर की तरफ होगा, लंबवत बाहर की तरफ। इसी तरीके से आप ये जो डीई वायर आ रहा है इसमें करंट ले लीजिए, तो इसके अंदर जो करंट है वो डी से ई की तरफ आ रहा है, और पॉइंट है वो इसके ऊपर वाली दिशा में है, इसके नीचे वाली दिशा में नहीं है पॉइंट जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, वो पॉइंट इसके ऊपर है। तो मुड़ी हुई अंगुलियां भी आपको उसी लोकेशन में रखनी है। तो करंट की डायरेक्शन जब अंगूठा जा रहा है तो मुड़ी हुई अंगुलियां भी बाहर की तरफ हैं। तो ये दोनों जो हिस्से हैं इन दोनों की वजह से तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है, तो इनके ऊपर तो मैं यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ। अब इस वृत्ताकार की वजह से ले लीजिए, तो वृत्ताकार स्थिति में मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो करंट की डायरेक्शन में रखनी है, तो ये जो अंगूठा है वो आपका ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, ये इस स्थिति में है, ये करंट जा रहा है और अंगूठा है वो लंबवत अंदर की तरफ है, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। और अब आप इन तीनों की वैल्यूज को 0 के बराबर रिप्लेस कर दीजिए। क्लियर है कहानी। तो इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो ये दोनों सेम हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा सर म्यू नॉट आई अपॉन बटा में 4 की जगह 2 पाई डी हो जाएगा। आप जोड़ लेना,
इसको प्लस कर लेना। ये मैं सीधा सॉल्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्योंकि ये 1/4 है, ये 1/4 है। 1/4 का मतलब मैं समझता हूँ कि ये पाव पाव किलो है और उसको जब आप जोड़ेंगे तो आधा किलो हो जाएगा, तो मैं इसको 1/2 कर देता हूँ। ये सिंपल अपना अपना फंडामेंटल है कैलकुलेशन करने का। ये माइनस की फॉर्म है, ये दूसरी तरफ चली जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा μ0I/4π। डी कह दीजिए, त्रिज्या है वो आप लोगों की r के बराबर है, तो इन सब में वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, r के बराबर आ जाएगी। और यहाँ रह गया आपके पास 2π माइनस थीटा। μ0I से μ0I गया, r से r गया, 2π से ये 2π गया, यहाँ पे आपके पास रह गया 1 और ये रह गया आपके पास 2π माइनस थीटा अपॉन 2। क्लियर है। इस 2 को आप दूसरी तरफ लेके जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 = 2π माइनस थीटा। थीटा माइनस का है, इस तरफ ले आइए, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास 2π माइनस 2। 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 1। थीटा की वैल्यू का मात्रक क्या होता है सर, रेडियन होता है, तो रेडियन इसका मात्रक लगा दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले एक वीडियो में इसको मैंने एक्सरसाइज के रूप में आप लोगों को दिया था। कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मेरे हिसाब से आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको अब भी डाउट है तो प्लीज़ वीडियो को आप 1-2 बार रिप्ले करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में भी यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए, आज का अपना टारगेट यहीं पूरा हो जाता है। अपन एग्जाम्पल नंबर 3 से लेकर के 8 तक पढ़ने वाले थे, जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इन्हीं प्रश्नों के ऊपर डिपेंडेंट इनकी संख्याएं चेंज करके, इनकी थोड़ी सी कंडीशंस चेंज करके सवाल और भी पूछे जा सकते हैं, तो वो सब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और ये आपके कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 7 तक के हर एक टॉपिक को अपन ने विस्तार पूर्वक पढ़ा है। अंत में आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।